आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। दोस्तों ये इंडिया का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिससे न सिर्फ हमारे इंडियन बल्कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी खूब पैसा कमाते हैं। हर साल सीजन शुरू होने से पहले आईपीएल का एक मेगा ऑक्शन रखा जाता है, जहां 500 से भी ज्यादा खिलाड़ियों की बोली लगती है और ये फैसला होता है कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम की जर्सी पहनेगा। और इस बार तो आईपीएल में 8 नहीं बल्कि 10 टीमें खेलने वाली हैं। मतलब रोमांच पहले से भी 10 गुना ज्यादा होगा। लेकिन दोस्तों टीवी पर आईपीएल का मजा लेते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल जैसे मेगा टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इतना बेशुमार पैसा कहां से आता है, या फिर ये कि खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपया लगाने के बाद आईपीएल ओनर्स और बीसीसीआई खुद पैसा कैसे कमाता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको आईपीएल और इस लीग में घूम रहे पैसे से जुड़े हर सवाल का जवाब देने वाले हैं, तो बने रहें अंत तक। Factified. Facts on your face. 13 सितंबर 2007 इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता और इस जीत के बाद ही बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी बेस्ड 2020 टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। अब वैसे तो फ्रेंचाइजी बेस्ड डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स का ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं था, लेकिन बीसीसीआई जानती थी कि इंडिया में क्रिकेट को लेकर जो दीवानगी है वो इस टूर्नामेंट को किसी भी फ्रेंचाइजी बेस्ड टूर्नामेंट से कहीं ज्यादा पॉपुलर बनाने वाली है। और दोस्तों इस तरह शुरुआत हुई इंडियन प्रीमियर लीग की। आईपीएल जब शुरू हुआ तो उस वक्त 8 टीमें बनाई गई थी, जिसके लिए सबसे पहले बीसीसीआई ने उन शहरों की एक लिस्ट बनाई जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और एकोमोडेशन प्लेयर्स के लिए बेस्ट है और जहां क्रिकेट देखने वाली ऑडियंस भी ज्यादा हो। इसके बाद आईपीएल ऑर्गेनाइजर्स ने एक कमेटी बनाई जो आईपीएल के लिए टेंडर भरने वाली कंपनीज और उनके ओनर्स की वैल्यूएशन, ईयरली रेवेन्यू और ये तक चेक करती है कि कंपनी पहले कभी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर बैंकरप्ट तो नहीं हो चुकी। शुरुआत में कम वैल्यूएशन वाली कंपनीज को भी मौका दिया गया, लेकिन अब मिनिमम 3000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनीज ही इस टेंडर प्रोसेस के पूरा होने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ऑक्शन इवेंट रखते हैं, जहां पहले प्रोसेस में पास हुई कंपनीज अलग अलग शहरों पर बोली लगाती है जहां से वो अपनी टीम को खिलवाना चाहते हैं। साल 2008 में जब पहला फ्रेंचाइजी ऑक्शन इवेंट रखा गया तो उस समय आईपीएल फ्रेंचाइजीज का टोटल बेस प्राइस $400 मिलियन यानी कि 3000 करोड़ का था, जो ऑक्शन खत्म होने तक 5476 करोड़ तक पहुंच चुका था। और चूंकि बीसीसीआई ही इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजर है, इसीलिए ये सारा पैसा उसी की जेब में जाता है। और यही नहीं, बीसीसीआई चाहे तो किसी टीम को टूर्नामेंट से टर्मिनेट भी कर सकती है, जैसा पुणे वॉरियर्स और कोची टस्कर्स के साथ हो चुका है। लीगल इश्यूज की वजह से कोची टस्कर्स केरला को सीजन की शुरुआत से पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया। वही फाइनेंशियल गारंटी पूरी नहीं कर पाने की वजह से 2013 में पुणे वॉरियर्स की टीम को टर्मिनेट किया गया। साल 2015 में जब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर बैन लगा तो इनकी जगह ऑर्गेनाइजर्स ने सिर्फ 2 साल के लिए राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस को आईपीएल में शामिल किया। और दोस्तों जैसा कि आप भी जानते ही हैं कि इस साल होने वाले आईपीएल टूर्नामेंट में 2 नई टीमें खेलने वाली हैं, जिनका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। आरपीएसजी ग्रुप ने जहां लखनऊ की टीम को 7000 करोड़ में खरीदा है, वहीं सीबीसी कैपिटल ने 5200 करोड़ में गुजरात टाइटंस की टीम को खरीदा है। खैर अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इन आईपीएल फ्रेंचाइजीज का हिस्सा बनने वाली कंपनीज और इनके मालिक कोई छोटे मोटे आदमी नहीं होते। अब समझते हैं कि ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों आईपीएल की ऑक्शन से पहले ऑर्गेनाइजर्स उन नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की लिस्ट बनाते हैं जो आईपीएल में खेलना चाहते हैं। कोई प्लेयर चाहे तो ऑक्शन से पहले ही अपना नाम वापस भी ले सकता है, लेकिन हाँ, बोली लगने के बाद अगर वो ऐसा करता है तो उसे फाइन भरना पड़ता है। वहीं प्लेयर्स की ऑक्शन लिस्ट में उन डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी शामिल किया जाता है जिन्होंने घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसके बाद खिलाड़ियों को अपने पेरेंट बोर्ड के एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ अपना बेस प्राइस बीसीसीआई को बताना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दूं कि बेस प्राइस वो मिनिमम प्राइस होता है जिस पर खिलाड़ी टूर्नामेंट में खेलने को तैयार होता है
और इसीलिए आपने देखा होगा कि जहां इंटरनेशनल प्लेयर्स का बेस प्राइस काफी हाई होता है, वहीं डोमेस्टिक प्लेयर्स का बेस प्राइस बहुत ही कम होता है, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स को डर होता है कि अगर वो बेस प्राइस ज्यादा रखेंगे तो शायद कोई भी टीम उन्हें खरीदेगी ही नहीं। खैर, प्लेयर्स की लिस्ट तैयार होने के बाद ऑर्गेनाइजर्स 2 दिन का ऑक्शन इवेंट रखते हैं, जो इस साल बेंगलुरु में हुआ। और इस इवेंट में इस साल 600 खिलाड़ियों की बोली लगी। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई अमीर टीम कितने भी पैसे लगाकर कितने भी महंगे प्लेयर्स अपनी टीम में रख सकती है। सभी टीम्स को एक सा बजट दिया जाता है, जो 90 करोड़ का होता है, जिसमें उन्हें अपनी टीम के लिए 25 खिलाड़ी खरीदने होते हैं। वहीं ऑक्शन से पहले टीम्स को अपने 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का चांस भी मिलता है, जिसमें से 3 इंडियन और 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स हो सकते हैं। रिटेन्ड प्लेयर्स के पे आउट के बाद जो पैसा बचता है, उसी में फ्रेंचाइजीज को अपनी टीम के लिए बाकी के नए खिलाड़ी खरीदने होते हैं। वही बात करें इस बार के आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर की, तो आईपीएल ऑक्शन 2022 में ईशान किशन मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा। लेकिन अब अगला सवाल उठता है कि आखिर ये टीम पैसा कैसे कमाती है, तो चलिए अब ये भी जानते हैं। दोस्तों, हर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की ही तरह आईपीएल के भी 4 मेजर अर्निंग सोर्सेज हैं। पहला है मीडिया राइट्स, दूसरा है स्पॉन्सरशिप, तीसरा एडवर्टीजमेंट और चौथा है टिकट सेलिंग। सबसे पहले बात करेंगे मीडिया राइट्स या फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की। तो दोस्तों, आईपीएल का 60% रेवेन्यू सिर्फ इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आता है। आईपीएल 2008 से आईपीएल 2017 तक इस टूर्नामेंट के मीडिया राइट्स सोनी एंटरटेनमेंट के पास थे, जिसके लिए उन्होंने 8,200 करोड़ रुपए दिए, माने कि हर सीजन का 820 करोड़। साल 2018 में स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ में अगले 5 सालों के लिए इस टूर्नामेंट्स के राइट खरीदे, माने कि जिन राइट्स की कीमत 820 करोड़ पर सीजन थी, वो अब पहुंच चुकी है 3,269 करोड़ पर सीजन। जी हाँ, वहीं आईपीएल के ओटीटी राइट्स भी बिकते हैं, जो स्टार इंडिया और डिज्नी हॉटस्टार ने खरीदे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ये सौदा स्टार इंडिया के लिए मुनाफे का ही है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो आईपीएल मैच के दौरान 10 सेकंड की एड दिखाने के लिए भी स्टार 12.5 लाख रुपए चार्ज करता है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि 40 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के दौरान स्टार इंडिया कितना कमाता होगा। दूसरा है टाइटल स्पॉन्सरशिप। दोस्तों, आपने आईपीएल के हर सीजन में आईपीएल के नाम से पहले किसी न किसी कंपनी का नाम लिखा देखा होगा, जैसे डीएलएफ, वीवो, पेप्सी। इसी को टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। और आईपीएल के आगे अपनी कंपनी का नाम लिखवाने के लिए भी ये कंपनियां पानी की तरह पैसा बहाती हैं। फ्रेंचाइजीज की ही तरह आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप पाने के लिए भी कंपनीज को टेंडर भरना पड़ता है। चुनी गई कंपनीज आईपीएल के साथ कम से कम 2 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। और आईपीएल के सबसे बड़े टाइटल स्पॉन्सर्स में अब तक वीवो रहा है, जिसने 2018 में आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2100 करोड़ की बिडिंग की थी। वहीं बात करें इस साल होने वाले आईपीएल और अगले साल यानी कि 2023 की, तो इन दोनों ही साल की टाइटल स्पॉन्सरशिप अब टाटा ग्रुप के पास है। और दोस्तों, इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के अलावा ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, अंपायर स्पॉन्सर्स और ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर्स जैसी कैटेगरीज से ऑर्गेनाइजर 100 से 150 करोड़ का बिजनेस और कर लेते हैं। टिकट सेलिंग। स्पोर्ट्स इवेंट्स में पहले टिकट सेलिंग ही सबसे मेन अर्निंग सोर्स माना जाता था, लेकिन हाँ, अब टिकट सेलिंग पर ऑर्गेनाइजर्स की डिपेंडेंसी बेहद कम हो गई है। लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजर्स अपनी टिकट्स बेचकर कम से कम 3 से 4 करोड़ कमाते हैं। और अगर पिछले 2 सीजन्स को छोड़ दिया जाए, तो हर सीजन में टिकट सेलिंग से ही ऑर्गेनाइजर्स और फ्रेंचाइजीज ने अच्छा खासा पैसा कमाया है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात, जब कोई टीम अपनी होम ग्राउंड पर खेलती है, तो उस मैच की टिकट सेलिंग से आने वाले पैसे का 80% हिस्सा होम टीम को ही मिलता है और बाकी के बचे 20% को दूसरी टीम और बीसीसीआई बांट लेती है। एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रमोशंस। दोस्तों, एडवर्टीजमेंट्स और प्रमोशन भी ज्यादातर टीम बेस्ड होते हैं, माने कि कंपनीज फेमस प्लेयर या फिर टीम से अपने ब्रांड का प्रमोशन करवाती है, जिसका पैसा भी फ्रेंचाइजीज को ही जाता है। लेकिन हाँ, कौन सी फ्रेंचाइजी एडवर्टीजमेंट्स और प्रमोशन से कितना कमाती है,
ये उसकी टीम की पॉपुलैरिटी पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी अपने लोकल स्पॉन्सर से ही सालाना 50 से 60 करोड़ रुपए कमाती है, जबकि बाकी की ज्यादातर टीम्स सिर्फ 18 से 25 करोड़ ही कमा पाती हैं। इसके अलावा आईपीएल फ्रेंचाइजीज अपनी टीम्स की टी शर्ट, वॉचेस, स्टिकर्स जैसे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स की सेलिंग से भी अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। दोस्तों, आईपीएल के दौरान जनरेट होने वाले इस टोटल रेवेन्यू का 50% हिस्सा अकेले बीसीसीआई की जेब में जाता है और बाकी का बचा 50% 8 टीम्स की फ्रेंचाइजी बराबर में बांट लेती है, जो अब 10 टीमों में बांटा जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 5 सालों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टाइटल स्पॉन्सरशिप और ऑफिशियल पार्टनर्स के ही जरिए आईपीएल ने 19,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिससे अकेले बीसीसीआई ने ही 9,750 करोड़ कमाए हैं और हर फ्रेंचाइजी को 1220 करोड़ रुपए मिले। माने कि हर सीजन में एक फ्रेंचाइजी ने कम से कम 250 करोड़ तो कमाए ही हैं। इसके अलावा आईपीएल की विनर और रनर अप टीम्स को जो प्राइज मनी मिलती है वो भी पूरी टीम में बराबर बढ़ती है। इस तरह देखा जाए तो आईपीएल की हर फ्रेंचाइजी सालाना 300 करोड़ से ज्यादा कमा लेती है। बीसीसीआई ने अपनी एक स्टेटमेंट में दावा किया था कि 2015 में देश की जीडीपी में आईपीएल ने अकेले 1150 करोड़ कंट्रीब्यूट किए। लेकिन दोस्तों, बीसीसीआई और आईपीएल टीम्स इतना पैसा कमा पा रही हैं तो सिर्फ आप जैसे क्रिकेट लवर्स की वजह से और इंडियन ऑडियंस के बीच इसी मैसिव पॉपुलैरिटी और हाई व्यूअरशिप की वजह से आज आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 47,500 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों, अब तो आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर अब भी कोई सवाल रह गया हो तो पूछे नीचे कमेंट्स में, साथ ही दें अपनी राय आज की इस वीडियो पर। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।